तो जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर दिया है इसमें, इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन एंड एट कांडला। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ पर कमीशन हुआ है? एट कांडला, गुजरात में। तो ग्रीन हाइड्रोजन की जब हम बात करें बच्चों, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और दूसरी बात ये है कि ये कैसे हम लोगों के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण और निर्णायक जो है रहा यहाँ पर, और ये आने वाले समय में कैसे बहुत ज्यादा क्या रहेगा यहाँ पर, फ्रूटफुल रहेगा। सो इन सब बातों पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा यहाँ पर है आर्य समाज मैरिजेस। अभी हाल ही में जो है आर्य समाज मैरिजेस जो है वो चर्चा में आया। सो वाई आर्य समाज मैरिजेस, या आर्य समाज जो है उसका वो क्या है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम एक्सपेंडेड टू 751 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया, यानी कि जो है पीएम नेशनल डायलिसिस जो प्रोग्राम है वो लगभग नहीं, मीन्स वो भारत में 751 जिलों में क्या हुआ है, इसका विस्तार हुआ है। तो बच्चों आज हम लोग ये 3 न्यूज क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कवर करने वाले हैं और देखेंगे यहाँ पर कि क्या इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट न्यूज है दैट इज वो है हमारा इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन एट कांडला। भारत का पहला, यहाँ देखेंगे, इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन एट कांडला। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ कमीशन हुआ है? कांडला में। अच्छा एक चीज और आपको मैं बता दूं, देखिए बेसिकली अभी आप देखेंगे, अभी कल की न्यूज में भी था कि आवर प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइजेस मोर एम्फसाइजन एंड लाउड्स अबाउट द वोकल फॉर लोकल, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि हम लोग बाहर की चीजों पे डिपेंडेंसी छोड़ करके ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, हम इंडियन चीजों पे क्या करें, अपने जो है फोकस ज्यादा करें, अपने यहाँ की चीजों पे हम क्या करें, ज्यादा फोकस करें। तो इट्स दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस, वो ज्यादा क्या रहेगा, हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, है ना। तो उसी तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इंडिया का फर्स्ट मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया इट मीन्स कि ये प्रॉपर क्या है, भारत में निर्मित है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो कि कहाँ पर कमीशन किया गया है? कांडला पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इससे संबंधित जो न्यूज है यहाँ पर वो हम देखेंगे। एट द दीन, वन सेकेंड, हाँ, The Deen Dayal Port Authority Kandla has commissioned India's first Make in India green hydrogen plant in the port sector at Kandla. The Port Authority said it is a powerful stride towards the net zero vision of Prime Minister Narendra Modi. Okay. The second point is, in a social media post, Mr. Modi said there is a commendable effort championing sustainability and powering the net zero vision. कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह जो है प्राधिकरण ने कांडला बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है। बंदरगाह प्राधिकरण ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो विजन की दिशा की तरफ एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त कदम है। दूसरा यहाँ देखेंगे कि, और इसके अलावा हम देखेंगे एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह एक सराहनीय प्रयास है जो स्थिरता को क्या कर रहा है, बढ़ावा देता है, और नेट जीरो जो हमारा विजन है को क्या करेगा, और सशक्त बनाएगा। तो देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके संदर्भ में, तो ये क्या है कि कांडला जो है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हैज कमीशन इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया जो है 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या है आपको 1 मेगावाट हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, और ये कैपेबल, ये कितना सक्षम है, कितना जो है ये सशक्त है। सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि ये कैपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग 140 टन्स एनुअली, मार्किंग अ माइलस्टोन फॉर मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन। तो 140 टन एनुअली क्या कर सकता है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। द प्लांट इज द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ लार्जर 10 मेगावाट, यहाँ देखेंगे प्रोजेक्ट एंड वाज कंप्लीटेड। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये 10 मेगावाट के संदर्भ में हम देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, हाँ जी, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है 10 मेगावाट प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया का पहला प्लांट है जो कि मॉड्यूल ऑफ लार्जर 10 मेगावाट प्रोजेक्ट, एंड बेसिकली दिस वाज कंप्लीटेड इन जस्ट 4 मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ 1 सेकेंड, पेन नहीं चल रहा है क्या?
अच्छा, यहाँ उल्टा पड़ रहा है। ये सिर्फ 4 महीनों में क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, जो कि इससे रिलेटेड क्या है, महत्वपूर्ण बात है। और ये इसने एक नया बेंचमार्क क्या किया है, एस्टैब्लिश किया है ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डिप्लॉयमेंट इन इंडिया स्पोर्ट सेक्टर। यानी इसके माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के संदर्भ में इसने एक नया बेंचमार्क क्या किया है बच्चों, एस्टैब्लिश्ड किया है। अच्छा, जब हम बात करते हैं दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात जो है नेशंस फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो कौन है, यहाँ पे सर्बानंदा जो है सोनोवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली पार्ट ऑफ ब्रॉडर 10 मेगावाट प्लान, यानी आगे का जो योजना के बारे में अगर कहा जाए तो आगे हम क्या है 10 मेगावाट की योजना का ही ये हो क्या रहेगा, आगे विस्तार रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो है ये बेसिकली अगर देखा जाए सो बेसिकली इट आल्सो रीच्ड इट्स, इसके संदर्भ में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जो माइलस्टोन होता है कि भाई हमने 1 मेगावाट का क्या किया, स्टार्ट किया, पर धीरे धीरे क्या है हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो 10 मेगावाट प्लान रीचेस इट्स ऑपरेशनल माइलस्टोन विद इन 4 months एंड ऑल्सो इट शोकेसिंग एक्सेलरेटेड एग्जीक्यूशन इन इंडियाज इमर्जिंग हाइड्रोजन इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो इंडिया के इमर्जिंग हाइड्रोजन इकोसिस्टम पे भी क्या कर रहा है ये, बहुत मतलब एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो फैसिलिटी है बच्चों, यानी ये जो सुविधा यहाँ पर है ये जनरेट करेगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ ध्यान रखेंगे 140, ये ध्यान रखना आप सबको, लगभग 140 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली। यानी ये 140 टन हम क्या देखेंगे यहाँ पर, आपको ग्रीन हाइड्रोजन वार्षिकी क्या करेगा, ये उत्पादन करेगा यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स अंडर इंडियाज मैरीटाइम विजन। क्योंकि हम लोगों का क्या है, हमारा 2030 जो मैरीटाइम विजन है हम उसको देख रहे हैं कि ये उसका क्या करेगा, यहाँ पर विस्तार करेगा। जो हमारा मैरीटाइम क्या है यहाँ पर विजन है, 1 सेकेंड, दैट इज 2030, तो ये इसका क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर विस्तार करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सो बेसिकली दिस इज द इंडियाज फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू ऑपरेशनलाइज सच अ फैसिलिटी एट दीन दयाल पोर्ट कांडला and is positioned to lead hydrogen adaptation in the nation's port and shipping sector। तो आने वाले समय में ये क्या करेगा, यहाँ पर एक पाथ फाइंडर का भी रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे क्या है कोस्टल रीजन्स हैं एंड एज यू नो कि ये उसके लिए क्या कर सकता है, ये उसके लिए एक जो है दिशा निर्देश जो है या दिशा निर्धारित करेगा। तो ये बच्चों हमारे बेसिकली चूंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विशेषकर जो भारत का एक विजन है, खासतौर से जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो वी आर मोस्टली वी आर जो कह सकते हैं वी आर लाउड अबाउट द ग्रीन एनर्जी, हम बहुत ज्यादा लाउड हैं ग्रीन एनर्जी पे एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। उसका जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि दीनदयाल कांडला पोर्ट पर हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए यहाँ पे कि धीरे धीरे क्या है यहाँ पर कि हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम जीरो कार्बन एमिशन को क्या करें, यानी जीरो कार्बन वाला जो मामला है हम उस तक अपनी रीच पहुंचाएं। और इस मामले में अनडाउटेडली इंडिया ने क्या किया, बहुत अच्छा अब तक में क्या किया है, प्रदर्शन किया है। होपफुली आने वाले समय पे भी क्या रहेगा, कुछ इसी तरह के आउटकम्स रहेंगे हमारे। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द, ये था आपको यहाँ पर स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लांट जो कि स्टार्ट किया गया है, पहला मेक इन इंडिया ये यहाँ पर क्या रहा आपको प्रोग्राम के तहत। और आगे हो सकता है यहाँ पर जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उसके लिए क्या है एक नए दिशा जो है वो तैयार होंगे। चलिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर्स प्रॉब इनटू आर्य समाज सोसाइटीज ओवर इलीगल मैरिजेस इन यूपी। एक न्यूज आया है बच्चों यहाँ पर, द इलाहाबाद हाईकोर्ट हैज आस्क्ड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोब हाउ फेक आर्य समाज सोसाइटीज आर ऑपरेटिंग अक्रॉस द स्टेट कंडक्टिंग मैरिजेस विदाउट वेरीफाइंग एज एंड वायलेटिंग द एंटी कन्वर्जन लॉ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह जांच करे कि राज्य भर में किस प्रकार से जो आर्य समाज समितियां संचालित हो रही हैं जो बिना उम्र की पुष्टि किए विवाह करा रही हैं,
ठीक है ना, और खासतौर से धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन कर रही हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये न्यूज आया है, ठीक है ना। इलाहाबाद डायरेक्ट्स प्रोब इनटू फेक आर्य समाज सोसाइटीज कंडक्टेड इलीगल मैरिजेस। तो खासतौर से जो इलीगल मैरिजेस है वो क्यों हो रहा है, इस बात पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसको क्या करिए, ये एक जांच का विषय है, इसे देखने की जरूरत है कि इस तरह से कैसे यहाँ पर है जो है जो भी शादियां हो रही हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या कि एक तो एज कंसर्न होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक आउट द एज ऑल्सो, एज वेल एज कि उसमें आयु सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखिए विवाह के संदर्भ में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, दैट इज द एज, कि उम्र की पुष्टि होनी चाहिए, है ना, और वो है या नहीं है। उसके अलावा जो है वेरीफाइंग एज, और दूसरा यहाँ पर है कि ये वॉयलेटिंग द एंटी कन्वर्जन लॉ तो नहीं है यहाँ पर, ये भी चेक करना होगा। तो ये न्यूज में रहा, सो दैट्स व्हाई आर्य समाज जो है ये चर्चा में आया। आइए आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। सो आर्य समाज वाज बेसिकली फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875 एज अ हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहा था, तो उस समय पर हम क्या देख रहे थे यहाँ पे कि जो हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इट प्रोमोटेड इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिजेस एंड अलाउड कन्वर्जन थ्रू शुद्धि, ठीक है ना। इसमें जो है हम क्या देख रहे हैं कि मैरिजेस के संदर्भ में यहाँ पर क्या है रखा गया था, आर्य समाज मैरिजेस वैलिडेशन एक्ट 1937 लीगली रिकॉग्नाइज सच मैरिजेस इवन बिटवीन डिफरेंट कास्ट रीजन, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि आर्य समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वैवाहिक जो है देख सकते हैं यहाँ पर। तो आर्य समाज वेडिंग्स आर क्विक सिंपल एंड लीगली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें कि आते हैं कौन, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स। पीपल फ्रॉम द अदर रिलीजन्स कैन मैरी बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग थ्रू अ क्विक शुद्धि रिचुअल। आर्य समाज में विवाह क्या है, वो बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है, और जिसके आधार पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो विवाह जो संदर्भ में अगर कहा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर इस प्रकार से विवाह क्या होते हैं, संपन्न होते हैं, है ना। अब विवाद किस बात पर है, वाइड कंट्रोवर्शियल, तो विवादास्पद है कि कई राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने धर्मांतरण कानून विरोधी कानून क्या किए हैं, पारित किए हैं। एज यू नो लाइक उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश क्या कर चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी, जो है आप देखेंगे यहाँ पर। सो बेसिकली दीज स्टेट पास्ड एंटी कन्वर्जन लॉ और रिक्वायरिंग प्री एंड पोस्ट कन्वर्जन डिक्लेरेशन, है ना, 60 डे नोटिस ऑफिशियल इंक्वायरीज, इसमें ये मामला यहाँ पर ये है। सो दीज रूल्स क्लैश विथ आर्य समाज इनफॉर्मल कन्वर्जन प्रोसेस मेकिंग सच मैरिजेस पोटेंशियल इलीगल। तो ये जो धर्मांतरण से पहले के बाद में जो घोषणा है 60 दिन का नोटिस आधिकारिक पूछताछ, ये नियम आर्य समाज के अनौपचारिक धर्मांतरण प्रक्रिया के विपरीत है, जिससे ये ऐसे विवाह अवैध हो सकते हैं। So court have found that some Arya Samaj organizations solemnized child marriages, used fake documents और ignored conversion laws। तो जैसा कि अदालत ने पाया है कि जो भी अभी विवाह हुए हैं उसमें जो है बाल विवाह, अच्छा फेक मैरिजेस हो गए, ठीक है ना, धर्मांतरण जो कानून है एंटी कन्वर्जन लॉ जहां पर ऑलरेडी चालू है या लागू है, तो उसका ध्यान नहीं रखा गया है। तो बेसिकली यहाँ ध्यान रखिएगा कि जहां जहां पे इस तरह के नियम है, यानी जिन राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ है, तो वहां के संदर्भ में क्या हो जाता है यहाँ पर कि ये थोड़ा सा क्या हो जाए, क्रॉस चेक करने वाली बात हो गई यहाँ पे कि आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, और जो नियम है, जो कानून बनाए गए हैं, उसको भी क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। सो यही कारण है बच्चों की आर्य समाज जो है यहाँ पर ये क्या रहा, आपको एक बार चर्चा में आया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले विषय पर। पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम एक्सपेंडेड टू 751 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा या प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम एक्सपेंडेड टू 751 जिलों में ये क्या हुआ है, भारत के इसका विस्तार हुआ है। देखिए जब हम बात करते हैं ना डायलिसिस प्रोग्राम के बारे में, अगर हम बात करें तो देखिए भारत में ना स्पेशली आप देखेंगे क्या है कि जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्या है कि चाहे डायलिसिस हो जाए, डायलिसिस का जो प्रोसेस हो जाए, जो प्रक्रिया हो जाए, या फिर चाहे वो कैंसर में जो केमोथेरेपी होता है, ये प्रक्रियाएं, ये सब बहुत ज्यादा क्या है, महंगे हैं। समहाउ इट्स मतलब ये क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, मान लीजिए वो बिलो पॉवर्टी लेवल है या फिर वीकर सेक्शन से आते हैं, तो
तो उनके लिए क्या होता है कि इसका जो खर्चा है या जो इसके एक्सपेंसेस है, दैट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ये बहुत ज़्यादा उनके लिए क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, और ऐसे में ये बहुत ज़्यादा टफ भी हो जाता है। तो यहाँ पर है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड द रीच आउट ऑफ द प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम विथ the initiative now operational across 36 states and union territories, covering 751 districts. As of June 30, a total 1704 dialysis centers are functional under the program. भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की पहुंच का उल्लेखनीय विस्तार किया है। यह पहल अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 751 जिलों को कवर कर रहा है और क्रियाशील है। 30 जून तक इस कार्यक्रम के तहत लगभग कुल 1704 डायलिसिस केंद्र कार्यरत हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी ये जो प्रोग्राम जिस उद्देश्य से स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, इसका जो विस्तार है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। या फिर आप देख सकते हैं कि पहले से क्या हुआ है, काफी सुधार हुआ है। तो अब आएंगे यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के बारे में जब हम बात करेंगे, सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इज बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन टू प्रोवाइड फ्री डायलिसिस सर्विसेज टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज किडनी फेलियर। देखिए, जब डायलिसिस का प्रोग्राम कौन से मरीजों के साथ जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली जिनको किडनी की समस्याएं हैं, और डायलिसिस उसमें क्या होता है, उसमें डायलिसिस ही क्या है, जो उसमें मेन जो है उसका ट्रीटमेंट होता है। तो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम को नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये क्या है, जुड़ा हुआ है, उसके साथ ये क्रियान्वित है, ताकि अंतिम मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे कि जो खासतौर से हम क्या देख रहे हैं कि वैसे पेशेंट है ना, जो कि डायलिसिस करा पाने में क्या है, बहुत सक्षम नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए क्या है, ये निशुल्क सेवाएं प्रदान की जा सके, है ना। तो फ्री डायलिसिस सर्विसेज टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज किडनी फेलियर, यानी वैसे जिनकी की जो है किडनी का जो फेलियर, जिसमें कि अब क्या है कि जो कहते हैं ना, एक शब्द कहा जाता है, हालांकि कहते हैं कि ये बड़ा ही डिफिकल्ट होता है कि भाई क्या है, ये अपने अंतिम स्टेज में है ना। तो इस बीमारी के इसमें क्या है कि उनको फ्री में क्या किया जाएगा, यहाँ पर डायलिसिस की सुविधाएं दी जाएंगी। और ये कार्यक्रम जो है बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों सेवाओं के समर्थन करता है। मंत्रालय के अनुसार डायलिसिस सेवाओं की शुरुआत और विस्तार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के भाग के रूप में किए गए हैं। ठीक है, द प्रोग्राम सपोर्ट्स बोथ हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, द रोल आउट एंड एक्सपेंशन ऑफ डायलिसिस सर्विसेज are based on gap assessment conducted by states and UTs as part of their annual program implementation plans also। यानी इस प्रोग्राम में अगर हम लोग देखें बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये आपको हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों सेवाओं का समर्थन करता है। और मंत्रालय के अकॉर्डिंग ये भी है यहाँ पर कि जो भी डायलिसिस सेवा की शुरुआत और विस्तार है जो भी की जा रही है, तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके वार्षिक कार्यक्रम योजनाओं के भाग के रूप में इसका क्या किया जाएगा, इसका आकलन भी किया जाएगा। कि जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं, सो हाउ वी आर सक्सेसफुल, ये बहुत मैटर करता है। प्रोग्राम चला देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने कई सारी योजनाएं चल रही होती हैं, सो बट मेजर थिंग इज दैट कि व्हाट इज द सक्सेस रेशियो ऑफ दैट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का सक्सेस रेशियो कितना है, ये बहुत ज्यादा क्या करता है, मैटर करता है। सो बेसिकली द गवर्नमेंट रिकमेंडेड द सेटिंग अप हेमोडायलिसिस सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बेस्ड ऑन लोकल रिक्वायरमेंट। स्टेट्स हैव बीन encouraged to scale down facilities community health center at the तालुका लेवल and especially in remote and tribal regions। यानी सरकार ने जब लगभग सभी जिलों और अस्पतालों में होमोडायलिसिस केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की है, और खास तौर से जो वहां पे लोकल स्तर पे जो भी आवश्यकता है ना, उसमें विशेष रूप से जो वैसे रीजन जो कि बहुत ही दूर दराज के इलाके हैं, जैसे आप कह सकते हैं जहाँ पे ट्राइबल्स रह रहे हैं, है ना, वहाँ के जो सामुदायिक हेल्थ केयर सेंटर हैं, यानी कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर जो है, वहां तक भी इसको क्या किया जाएगा, इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि डायलिसिस का जो प्रोग्राम है, मीन्स आने वाले समय पे क्या होना चाहिए, इसका विस्तार इस तरह से किया जाए कि कोई भी पेशेंट जो किडनी फेलियर की समस्या से जूझ रहा है, वो डायलिसिस के अभाव में जो है उसके साथ जो है मतलब हेल्थ से संबंधित चिंताजनक विषय ना आए, तो उसके लिए ये सुविधाएं जो है प्रदान की जाएंगी कि डायलिसिस के माध्यम से एटलीस्ट जो है उसकी स्थिति में या पेशेंट
की स्थिति में क्या हो, कुछ सुधार हो। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के क्या है बच्चों, ये मूल उद्देश्य हैं। और इसमें अब इसका धीरे धीरे और क्या हो रहा है, एक्सपेंशन या इसका विस्तार करने की और कोशिश की जा रही। सो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब आइए देखते हैं कि क्या बातें थी यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ देखिए, तमिलनाडु गवर्नर R.N. रवि रिसेंटली स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी बाय क्लेमिंग दैट द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स टर्न्ड अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सेकेंड क्लास सिटीजन। यानी कि चूंकि आप देखेंगे अभी क्या चल रहा है ना, अलग अलग स्टेट्स में क्या चल रहा है, भाषा को लेकर के अलग अलग क्या हो रहा है, विवादें चल रही हैं। कई जगह पे इस तरह के जो है बोर्ड्स लगा दिए जा रहे हैं कि भाई ऐसा है कि आपको यहाँ पे रहना है तो आप इस भाषा को सीखिए, हालांकि ये हमारे संविधान के खिलाफ है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अभी हाल फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हाल फिलहाल में जो है एक माननीय राज्यपाल जी तमिलनाडु के जो हैं, उनके द्वारा जो है भाषाई पुनर्गठन के संदर्भ में जो है इन्होंने कहा कि किससे क्या हो गया यहाँ पर कि बताया इन्होंने कि जो इससे जो है इसने यानी कि राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने लोगों के बड़े वर्ग को द्वितीय श्रेणी के नागरिक में बदल दिया। अब आइए देखते हैं यहाँ पर, तो चूंकि ये एक यहाँ पर एक इवेंट था जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं गांधीनगर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के एक दशक के भीतर हुए पुनर्गठन ने राष्ट्रीय एकता को क्या किया, कमजोर किया है यहाँ पर। तो भाषाई आधार पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो लैंग्वेज को लेकर के जैसे अगर कहा जाए तो आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों के या अलग अलग लोगों के क्या है, अलग अलग यहाँ पे कंसर्न आते रहते हैं। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956 के संदर्भ में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। सो इंडियाज पॉलिटिकल ज्योग्राफी बिफोर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 इंडिया इनहेरिटेड अ कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप शेप्ड बाय द ब्रिटिश colonial rule. The British governed India through two parallel systems, direct control in provinces and indirect control over 565 princely states. यानी कि आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश राज हुआ करता था तो इस समय शासन का जो स्वरूप था वो किस प्रकार था, तो वो यहाँ पर यानी जो अंग्रेजों के द्वारा हम क्या देख रहे हैं, भारत में दो समानांतर प्रणालियों के माध्यम से ये शासन कर रहे थे। एक था प्रांतों पर प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट फॉर्म में, और एक था जो कि देसी रियासतें जिसको हम लोग बोलते हैं उस फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। फिर 1949 में जेवीपी कमेटी बनी, ठीक है जी, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में अगर कहा जाए तो जब जेवीपी कमेटी बनी तो कंप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट पट्टाभी सीतारमैया वार्नड दैट रीऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज माइट हैव डिसइंटीग्रेटिव इफेक्ट्स ऑन नेशनल यूनिटी। 1949 में जब जेवीपी समिति बनी थी बच्चों, तो उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, कांग्रेस अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जिसमें शामिल थे, तो इन्होंने चेतावनी दी थी कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो इससे राष्ट्रीय एकता पर विघटनकारी प्रभाव पड़ सकता है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना, अनलिस्ट अ वेव ऑफ डिमांड्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेटहुड अक्रॉस इंडिया, रीऑर्गेनाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इशू, द सेंटर एस्टैब्लिश्ड द एसआरसी इन दिसंबर 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फजल अली, कंप्रीहेंसिवली एग्जामिन द मैटर, ठीक है ना। चूंकि आंध्र प्रदेश में हम लोग क्या देख रहे थे इस समय पर, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो है क्या कह सकते हैं, भाषाई राज्य की मांग जो है वो उठ खड़ी हुई, और इसकी जटिलता को समझते हुए केंद्र ने इसकी व्यापक जांच के लिए दिसंबर 1953 में एक न्यायमूर्ति फजल अली जी की अध्यक्षता में जो है राज्य विधि आयोग की क्या की यहाँ पर आपको स्थापना की, ठीक है ना। अब लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन अ स्टोरी ऑफ यूनिटी, है ना, ये बेसिकली क्या था कि भाषाई आधार पे इनको क्या करना है, जोड़ना है, अलग नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। व्हेन इंडिया अंडरटुक द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, सेवरल वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स प्रेडिक्टेड इट वुड लीड टू फ्रेगमेंटेशन एंड इवेंचुअल कोलैप्स। जब भारत ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया तो कई पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने भविष्यवाणी की थी कि इससे विखंडन और अंततः पतन होगा। मेनी थॉट्स दिस प्रोफ्यूजन टंग्स वुड फ्यूल सक्सेशनिस्ट इंपल्सेस एंड क्रिएट इंटरनल डिसयूनिटी। कई लोगों का भी मानना था कि इससे
मुश्किलें बढ़ेंगी। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे भारतवर्ष में देखिए, ये हम लोग मान के चलते हैं कि पूरे इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और बिल्कुल वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज। सबको एक दूसरे का क्या करना, भाषाई सम्मान करना चाहिए। ईदर द अगर बात किया जाए कि अगर हम लोग भाषा को एक तरफ रखें तो डिस्पाइट दिस ऑल थिंग्स वी ऑल आर इंडियन, हम सभी भारतीय हैं, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। भाषा क्या होता है, एक माध्यम होता है, दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक माध्यम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन को हम कभी भी इतना हावी नहीं होने दे सकते ना कि हम लोग इससे क्या हो जाए, आपसी जो है कला हो जाए, या आप अपने आप से हमारी यूनिटी खत्म हो जाए। नहीं, ये पता है कि हाँ, जैसे मान लीजिए कोई अगर हिंदी भाषी या नॉर्थ इंडिया में जैसे मान लीजिए हिंदी बोलते हैं तो वो थोड़ा कंफर्टेबल है, सहज है। साउथ इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं, अलॉन्ग विद दैट इंग्लिश जो है बहुत अच्छी है वहाँ पे। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में भी है, लेकिन इंग्लिश में भी बात करते हैं सब लोग। तो एक कहा जाता है कि भाई ऐसा है कि थोड़ा सा तो लैंग्वेज बैरियर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा अब लोग क्या हो रहा है, अब बहुत सारे नॉर्थ के लोग साउथ में जा रहे हैं, साउथ के कुछ लोग इधर आ रहे हैं। तो एक जब हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जब शिफ्ट करते हैं, जब जब जितना ज़्यादा एक दूसरे स्टेट में हम रोमिंग करेंगे, जाएंगे आएंगे, तो उतना ही हम वहाँ की भाषा को धीरे धीरे समझने भी लग जाएंगे और वहाँ के लोगों से। तो मेन थिंग इज दैट कि उनका सम्मान होना चाहिए, जो भी अलग राज्य में जो लोग रह रहे हैं, जिनकी अलग भाषा है, तो उनका देखिए एज अ ह्यूमन हमें सम्मान देना चाहिए, हमें अच्छे से बात करना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सब चीज़ें हैं, तो उसके अलावा तो हम सभी भारतीय हैं, तो फिर इसको लेकर के जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था उस टाइम पे, जो पश्चिमी देशों के जो ये थे कि हो सकता है कि इससे ज़्यादा दिन तक चीज़ें ना चले, बट ऐसा हुआ नहीं। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि सबको पता है कि ठीक है, हम लोग वी बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो, बट स्टिल वी आर यूनाइट। हम सब उसके बाद भी क्या है, यूनाइट है, एक है, संगठित है ना। तो ये जो सबसे अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब लिंग्विस्टिक मामले को देखा जाए तो कहीं कहीं पे जैसे रीजनल लैंग्वेजेस को, या जो इसने जो है एक मेंस के स्तर पे अगर देखा जाए ना, तो आपके लिए एक भाषा जो है, और यहाँ पर 1 सेकेंड, हाँ, कुछ अलग अलग क्या है यहाँ पे भाषा के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पेपर के थ्रू या न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली दिस इज नॉट गुड थिंग। ये हमारी एकता को खंडित करता है कहीं ना कहीं से, कि किसी भी भाषा को हम इस तरह से ये कहने लग जाएं कि नहीं, आप जो है तो भाषा को जानना, भाषा को समझना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, भाषा का सम्मान करना। बट अगर हमें कोई भाषा नहीं आती है तो ये मेरा कोई ऐसा जुर्म नहीं हो सकता है किसी के लिए भी। हम भारत के वासी, हम कहीं भी किसी स्टेट में काम कर सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक बेस पे अगर बात किया जाए तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बीच बीच में हमेशा क्या होता है, ये ऐसा एक मामला है कि ये हमेशा क्या होता रहता है, उठता रहता है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या ना, विविधता में एकता है, और है क्या कि जब डाइवर्सिटी में अगर यूनिटी होती है ना, तो उसमें समहाउ थोड़ी बहुत चीज़ें आप क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं से मुद्दे आते रहते हैं। लेकिन स्टिल उसके बाद भी हमने क्या किया, इन सब के बावजूद भी हम एक साथ क्या है, खड़े हैं और साथ चल रहे हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो है इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर अगर देखा जाए कि क्या है महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि लिंग्विस्टिक के संदर्भ में तो आपने यहाँ पर देखा। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग यहाँ पे नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज 1 सेकेंड, अंकटाड यानी यूएन ट्रेड, 1 सेकेंड, हाँ जी, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ग्लोबल ट्रेड अपडेट ऑन मोबिलाइजिंग ट्रेड एंड कर्ब प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है ना। यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ग्लोबल ट्रेड अपडेट क्या है, तो पॉलिसी इनसाइट मोबिलाइजिंग ट्रेड टू कर्ब प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये क्या अपडेट आई है बच्चों, तो इसके बारे में आइए देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस न्यूज। द अपडेट कम्स एज द टॉक्स ऑन द यूएन प्लास्टिक ट्रीटी आर करेंटली, मुझे लगता है इसका कलर चेंज कर देना पड़ेगा, हाँ, द अपडेट कम्स एज द टॉक्स ऑन द यूएन प्लास्टिक ट्रीटी आर करेंटली अंडर वे इन जेनेवा।
यह अद्यतन ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि पर वार्ता वर्तमान में जिनेवा में चल रहा है। यानी ऑलरेडी हम क्या देख रहे हैं कि जिनेवा में क्या चल रहा है, यहाँ पर एक वार्ता चल रहा है इसके संदर्भ में, ठीक है। अब इसके की हाइलाइट्स पर हम लोग देखेंगे कि क्या है ये, है ना। तो प्लास्टिक पोल्यूशन पे यहाँ पे बात हो रही बच्चों, और ये एक ऐसा मामला है जिसको सॉर्ट आउट करने पे लगभग पूरे विश्व के जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन है, तो सब के सब क्या है यहाँ पर लगे हुए हैं कि इसको क्या करना है, कोशिश में लगे हुए हैं कि इसे हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना है। बट समहाउ अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि ये अभी तक बहुत ही स्ट्रिक्टली ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक प्लास्टिक पोल्यूशन कम क्यों नहीं हो पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में एक सर्टेन टाइम पे ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि ठीक है, नाउ यू हैव टू कैरी योर ओन बैग, है ना, आपको खादी बैग यूज करना है, यू हैव टू कैरी क्लोथ्स बैग। बट फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, अगेन ये कुछ दिन हर जगह की वही हालत है, कुछ दिन तक तो ये चल रहा होता है, बट फिर अगेन हम लोग फिर क्या हो जाते हैं, अपने पुराने ही इस पर आ जाते हैं, देन अगेन वी आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग द प्लास्टिक बैग्स। तो कहीं ना कहीं से जब हम बात करते हैं कि दैट से नो टू प्लास्टिक बैग्स, इट मीन्स कि से नो टू प्लास्टिक बैग्स, बट ये क्या है, कहना और करने में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो वो चीजें आप देखेंगे यहाँ पे। So basically rising global plastic production and trade mainly for single use grew from 2 million metric tons in 1950 to 436 million ton in 2022। यानी वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि मुख्य रूप से एकल उपयोग के लिए 1950 में 2 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2022 में 436 क्या हो गया है, एमएमटी हो गया है, यानी मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कम नहीं हो रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट कि ये लगातार क्या हो रहा है, ये बढ़ ही रहा है। और हमारा फोकस किस पर है, हमारा फोकस ये है कि ये कम होना चाहिए, है ना, ये जितना ज्यादा कम हो उतना बेहतर है। तो राइजिंग प्लास्टिक ट्रेड, ओवर 78% प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड वाज ट्रेडेड इंटरनेशनली, यानी बढ़ता प्लास्टिक व्यापार, उत्पादित प्लास्टिक का लगभग 78% से अधिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया गया। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि बड़े स्तर पर क्या हो रहा है, प्लास्टिक का यूज होता है, आप जानते ही हैं। एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक फॉर बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट। यानी अगर हम लोग बात करें तो जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो हमारे समझौते हुए कि भाई हम लोगों को उसमें क्या करना है, हमें प्लास्टिक बैग्स के संदर्भ में तो जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन में जो अंतरराष्ट्रीय जो भी ट्रीटीज हुई हैं उसमें इसको बाइंडिंग या कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि एक तरह से कि बाध्यकारी बना दिया जाता है कि नहीं यूज करना है, तो शायद कुछ अच्छे परिणाम आते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये आपको क्या है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। सो दैट्स वाई इसको लेकर के किसी ना कहीं से क्या है, लोगों के बीच में अवेयरनेस कम है, लोगों के बीच में फियर कम है, तो कहीं ना कहीं से ये जो है एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाता है। अनटैप्ड पोटेंशियल्स के बारे में देखेंगे, बायो बेस्ड एंड कंपोस्टेबल plastics through available in many countries constitute only 1.5% of the global plastic production। अप्रयुक्त क्षमता, जैव आधारित और कंपोस्टेबल प्लास्टिक हालांकि कई देशों में उपलब्ध है, तो वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन का केवल 1.5% ही है। तो अब आप देख सकते हैं, यानी हम बात करते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कि बायो बेस्ड और जो है कंपोस्टेबल प्लास्टिक वी हैव टू यूज, बट उसका जो नंबर है, नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर वेरी लेस, वो बहुत कम है। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम बातें तो कर रहे हैं बट हम एग्जीक्यूशन लेवल पे क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग फॉर द एग्जीक्यूशन लेवल, यही समस्या है। कि मान लीजिए व्हेन वी हैव, मान लीजिए जैसे मार्केट में व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, तो अगर प्लास्टिक्स बैग और जो बायो प्लास्टिक्स बैग यानी बायो बेस्ड और कंपोस्टेबल जो प्लास्टिक्स है, अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी रीच बढ़ेगी। इट मीन्स कि इनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, दैट्स वाई हमारी रीच नहीं है, और इजीली बाजार में क्या उपलब्ध है, प्लास्टिक बैग्स उपलब्ध हैं, तो लोग उधर ही क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो आप पहले जो विकल्प दे रहे हैं उस विकल्प की संख्या को बढ़ाना भी जरूरी है। तो प्रॉब्लम इज दैट कि उसकी संख्या बढ़ ही नहीं रही है ना, और हम बात कर रहे हैं कि भाई प्रदूषण बढ़ रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है, तो कैसे कंट्रोल में आएगा। कंट्रोल में आने के लिए हमें उस पर काम भी तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो क्या, वो काम बिल्कुल क्या लगभग नादारद है, और कह लीजिए एग्जीक्यूशन के लेवल पे अभी तक क्या है, जीरो है। तो अभी देख सकते हैं वे फॉरवर्ड, सेक्टर बेस्ड रिफॉर्म्स, एग्जाम्पल टैकलिंग सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक थ्रू टारगेटेड बैन्स लाइक टैक्सेस एंड प्लास्टिक विथ लॉन्ग लाइफ स्पैन।
है ना, लोग लाइक थ्रू बेटर R&D एंड प्रोडक्ट डिजाइन, स्ट्रेंथन प्लास्टिक डेटा सिस्टम टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेबिलिटी अक्रॉस लाइफ साइकिल। यानी उदाहरण के लिए करो जैसे लक्षित प्रतिबंधों के माध्यम से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से निपटना, बेहतर अनुसंधान और विकास तथा उत्पाद डिजाइन के माध्यम से लंबी अवधि वाले प्लास्टिक जैसे सड़क निर्माण से निपटना, प्लास्टिक डेटा सिस्टम को मजबूत करना, इसके जीवन चक्र में पारदर्शिता और तुलनात्मकता में सुधार करना। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि कोशिश ये कर सकते हैं कि हम लोग जो सेक्टर बेस्ड रिफॉर्म किया जाए तो मे बी माइट पॉसिबल जो है कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हो। उसके अलावा जो प्लास्टिक डेटा, जो स्ट्रेथन प्लास्टिक डेटा सिस्टम जो हम देख रहे हैं वो क्या हो सकता है, और भी बेहतर हो सकता है, जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। तो है क्या कि ये आगे की राह हो सकती है जिसको हम एक बेहतर वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अभी भी दुनिया की कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां बहुत ही स्ट्रिक्टली क्या हुआ है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आप प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज कर सकते। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि जब बात आती है जापान की, तो जापान में आप देखेंगे कि वहां पे क्या है कि कुछ भी चीजें जैसे आप जैसे बाहर में अगर आप सोच रहे हैं कि आप कचरा फेंक देंगे तो नहीं, वहां पे क्या है कि वो सब आपको अपने यहाँ अपने साथ जाके घर पे फेंकना होगा, इधर उधर गंदगी नहीं फैलाएंगे। कुछ कंट्रीज में प्रॉपर वे में प्लास्टिक बैग्स पे क्या ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है कि आपको यूज ही नहीं करना है। तो कुछ हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग में ये थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है क्योंकि लोगों के नॉर्मल लाइफ में, लेकिन ये भी देखना होगा कि इसका प्राइस एफिशिएंसी कितना है। क्योंकि देखिए जिस तरह से अगर बात किया जाए ना कि उसकी रीच यानी उसका कॉस्ट इतना हाई नहीं हो कि नॉर्मल लोगों के वो रीच से बाहर हो जाए, उसका इसका कॉस्ट एटलीस्ट इतना हो कि नॉर्मल लोग क्या हो सके वहां तक पहुंच सके, है ना, एक सामान्य आदमी की पॉकेट वहां तक पहुंच पाए, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमने तो कहते नहीं कि ये क्या है आपको जलवायु से संबंधित है और ये जो क्या है आपको बायो बैग से है, लेकिन है क्या कि अगर वो बहुत एक्सपेंसिव हुए तो वो अफोर्डेबल नहीं होंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि क्या हो सके मतलब इतना हो कि हम उसको अफोर्ड कर सके। तो अगर अफोर्डेबल होगा तो बच्चों उसकी रीच बढ़ेगी, जो रीच बढ़ेगा तो हम जिस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पे वर्क करना है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा आफ्टर दैट। ओके, चलिए अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इस पे हम लोग चलते हैं। रेवेन्यू कैन नॉट अर्न एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सुप्रीम कोर्ट। सो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, आइए देखते हैं यहाँ पर। ऑब्जर्वेशंस वाज मेड इन अ स्पेशल लीव पिटिशन वेयर इन सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन नोटिफिकेशन प्रोहिबिटिंग ऑल प्राइवेट कंस्ट्रक्शन ऑन साइट्स डिक्लेरेशन एज अ ग्रीन एरिया। एक विशेष अनुमति और याचिका में यह टिप्पणी की गई है जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की उस अधिसूचना को बरकरार रखा जिसमें हरित क्षेत्र घोषित स्थलों पर सभी निजी निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। आज का ही अगर आप न्यूज देखेंगे तो उत्तरकाशी में ऑलरेडी क्या हो गया है, वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है ना, जिसमें बादल फट गए और जो है वहां पर एक गांव है वो पूरी तरह से क्या हो गया, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज हुआ वहां पे। तो कंस्ट्रक्शन का काम लोग करना शुरू तो कर देते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कंस्ट्रक्शन के काम से वहां के जो लोकल्स हैं, जब इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, बादल फटने की घटना हुई, बाढ़ आने की तो वहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ये समस्या की इश्यूज फेस्ड बाय द रीजन ऑब्जर्वेशंस ऑफ एससी, क्षेत्र के सामने प्रमुख मुद्दे, सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन। ड्रिवन द ट्विन गोल्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म बोथ नेचर एंड रिलीजियस, causes proliferation of projects like 4-lane highways, private infrastructure और जो है स्टेबल स्लोप एक्सेट्रा। जैसे कनेक्टिविटी और पर्यटन के दोहरे लक्ष्यों से प्रेरित होकर 4 लेन राजमार्ग बनाए गए, अस्थिर ढलानों पर निजी बुनियादी ढांचे जैसी परियोजनाओं का प्रसार हो रहा है। तो भाई अगर आप देखेंगे पहाड़ी एरिया में पहले इतनी घटनाएं नहीं घटती थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लगातार क्या हो रहा है, लगातार हम क्या कर रहे हैं कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे क्या कर रहे हैं, वो हाइड्रो पावर का जैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो कपल्ड विथ रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट्स एक्वेटिक लाइफ, रिवर सतलज स्टैंड रिड्यूस टू अ रिव्यूलेट, है ना, अनियंत्रित निर्माण के साथ मिलकर जलीय जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए सतलज नदी की एक छोटी नदी में तब्दील हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर बात की जाए तो हमारा क्या है, जल जीवन हर चीज क्या हो रहा है, प्रभावित हो रही है। इससे संवेदनशीलता बढ़ी है। इट मीन्स की बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी कैन सी दैट दिस इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी, जैसे लाइक अनचेक्ड एक्टिविटीज
हैज वीकेंड सॉइल स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटीज टू डिजास्टर। एग्जाम्पल जैसे कुल्लू, मंडी, शिमला। आज आपने देखा है यहाँ पे मैंने बताया है कि उत्तरकाशी में हुआ है ये घटना। तो बढ़ी हुई संवेदनशीलता, अनियंत्रित गतिविधियों ने मृदा संरचना को कमजोर कर दिया है, जिससे आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ गई है। उदाहरण के लिए जैसे कि कुल्लू हो गया, मंडी हो गया और शिमला हो गया। ग्लेशियर्स रिट्रीट में देखेंगे, सो बिगेस्ट बाड़ा सिगड़ी ग्लेशियर इन लाहौल स्पीति हैज बीन रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 2.25 किलोमीटर। लगातार ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो जो है शिगरी ग्लेशियर जो है वो लगभग सिकुड़ चुका है, मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, वो श्रिंक कर गया, या आप ये कह सकते हैं रिड्यूस्ड हो गया। ग्लेशियर कम, मतलब जो उसका जो है जो एक्चुअल जो कंडीशन है वो उस कंडीशन में नहीं है। लेजिस्लेटिव बॉटलनेक्स हम देखेंगे यहाँ पर, लेजिस्लेशंस गवर्निंग म्यूनिसिपैलिटीज फॉर वेस्ट कलेक्शन एंड मैनेजमेंट नॉट इन सिंक विद द वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अपशिष्ट संग्रहण और प्रबंधन के बारे में अगर कहा जाए तो नगर पालिकाओं को नियंत्रित और करने वाले कानून 2016 के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है बच्चों की जो समस्या है, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ अंधाधुंध क्या हो रहा है एक तरह से कि लाइक टूरिज्म बढ़ाने की वजह से बड़े स्तर पर वहाँ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। अब क्या भाई कि 4 लेन रोड और ये वो ये सारी चीजें, देखिए प्लेन एरियाज में दिस इज पॉसिबल, बट व्हाट अबाउट द हिली एरियाज? हिली एरियाज आर हाईली सेंसिटिव जोन, काफी सेंसिटिव जोन होते हैं। और उस जगह पर अगर जब हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो वी हैव टू थिंक बिफोर दैट। हमें कम से कम कई बार सोचना चाहिए कि दिस इज गुड और नॉट, ये अच्छा होगा या नहीं होगा। बट समस्या क्या है कि उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, और लगातार क्या बड़े बड़े होटल्स बनाए जा रहे हैं, 5 स्टार होटल्स, ये वो दिस दैट, और उसका रिजल्ट सामने आ रहा है कि लगातार क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस है जो हम देख सकते हैं, जिसमें कि साफ तौर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो भी खासतौर से जो भी इस तरह की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, है ना, जो क्या कर रही हैं यहाँ पर, जो स्पेशली क्या करें, निजी निर्माण जो कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एज अ हरित क्षेत्र घोषित करने के, यानी कि जिसमें हरित क्षेत्र घोषित स्थलों पर सभी निजी निर्माण पर रोक लगा दी गई है कि ये क्या है, आपको यहाँ पे ग्रीन एरिया है तो वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलेगा। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो चीज़ें समझनी है वो ये है कि हम निर्माण कार्य के नाम पर हम क्या देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर क्या हो रहा है कि ह्यूमंस की लाइफ को हमने थ्रेट में डाल दिया है। अब जो भी इस टाइम पे खासतौर से आप देखेंगे, ये जो टाइम है अगस्त का टाइम है, सितंबर जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, बहुत बड़े स्तर पे बादल फटते हैं, उसके अलावा बाढ़ आते हैं। अभी आज ही आप देख सकते हैं कि जो भयावह दृश्य उत्तरकाशी में देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है डिजास्टर, अगर हम बात करें कि जितना ये नेचुरल है उतना ही इसमें ह्यूमंस के भी क्या है कंट्रीब्यूशन है, मानव ने भी उतना ही योगदान दिया है इस स्थिति को लाने में। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ क्या है कि भाई हमें टूरिज्म डेवलप करना है। तो आज हमारा ये स्पेशल सेगमेंट किसके संदर्भ में है? ये है भारत और फिलीपींस के संदर्भ में हमारे मजबूत होते रिश्ते, और यहाँ पर चाइना के लिए क्या खतरे के संकेत हो सकते हैं, है ना, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और उसके अलावा देखा जाए यहाँ पर तो और कौन कौन से क्षेत्रों में भारत और फिलीपींस के बीच में जो है संबंध और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, जब हम बात करते हैं फिलीपींस की, तो फिलीपींस की स्थिति यानी ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में फिलीपींस की स्थिति कहाँ पर है, क्या है, ये सारे मुद्दों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने आज जो है ये स्पेशल एडिशन रखा है, क्योंकि बीच बीच में हम इसी तरह से कुछ स्पेशल एडिशन लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पे इंडिया, फिलीपींस एंड साउथ चाइना सी। ठीक है, तो नॉलेज नगेट ऑफ द डे जो है हम देखेंगे यहाँ पर कि बच्चों क्या है ये। तो सबसे पहले हम भारत और फिलीपींस के संदर्भ में देखेंगे, और इसमें हम ये भी देखेंगे साउथ चाइना सी जिसको लेकर के यूजुअली क्या है प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो वो भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत और फिलीपींस जो है ये चर्चा का विषय क्यों बना है। सो प्रेसिडेंट जो इनका नाम है फर्डिनेंड रिमुलादेज मार्कोस जूनियर ऑफ द फिलीपींस इज सेट टू अराइव इन न्यू दिल्ली ऑन अगस्त 4 इन हिज फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया सिंस अज्यूमिंग ऑफिस इन 2022, यानी ये ऑलरेडी आ चुके हैं। इवन एज द टू कंट्रीज हैव बिगन देयर फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी। मैंने आपसे क्या कहा कि इस पूरे विषय में जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है दैट इज साउथ चाइना सी, है ना, दक्षिणी चीन सागर, जो कि चाइना के द्वारा अतिक्रमित है। जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस जगह पर चाइना ने क्या किया, अपनी दावेदारी जो है लगातार वो अपने वो कहता है
कि ये जो पूरा एरिया क्या है उसी का है। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि फिलीपींस के राष्ट्रपति जो हैं, इनका नाम है फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर, जो कि अपने पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहली बार भारत यात्रा पर आए हैं। और इन दोनों देशों ने दक्षिणी चीन सागर में अपना पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में आइए हम लोग देखेंगे कि दक्षिण चीन सागर में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे कि भाई भारत, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे कि भारत और फिलीपींस के पहले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास और उससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है बच्चों, वो मैंने अभी आपसे बताया कि भारत और फिलीपींस के मजबूत होते संबंध और दक्षिणी चीन सागर में भारत और फिलीपींस के द्वारा पहला नौसैन्य अभ्यास, ये बहुत क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये क्या है ना। अब लेकिन इसके पहले कि हम आगे जाएं, तो आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। फर्स्टली थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें किसके संदर्भ में, जैसे फिलीपींस के बारे में भी देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। और भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी है आज के इस स्पेशल एडिशन में, क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, यहाँ पर नॉलेज जो है वो बढ़े आपका। तो यहाँ ये देखते हैं, ओहो 1 सेकेंड। हाँ, आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फिलीपींस के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि क्या है फिलीपींस का लोकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए पॉलिटिकल फीचर्स। 1 सेकेंड। हाँ, इसके पहले कि हम इन डेप्थ जाए फिलीपींस के बारे में, सो बेसिकली पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में आइए देखते हैं। फिलीपींस, ये रहा फिलीपींस, और इसका जो कैपिटल है दैट इज, आप देख सकते हैं, मनीला। ओके, तो मनीला यहाँ पर क्या है, इसका जो है ये कैपिटल है। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है आपको, प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। और इसके फिलीपींस के ठीक नीचे क्या है आपको, इंडोनेशिया है, जो कि यहाँ पर हिंद महासागर वाले रीजन में यहाँ पर है। इसके आसपास के जो कंट्रीज हैं, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस वगैरह जो है, ये इसके क्या है, आसपास के क्षेत्र हैं। तो बेसिकली बच्चों ये इसका पॉलिटिकल फीचर रहा फिलीपींस का। अब फिलीपींस के बारे में आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है फिलीपींस से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आइलैंड कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि बेसिकली एक आइलैंड कंट्री है फिलीपींस। और ये है कहाँ पर, जब इसके लोकेशन के बारे में बात होती है तो बेसिकली है कहाँ पर, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है, ठीक है। पश्चिम में दक्षिणी चीन सागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, यानी जो हम फिलीपींस की बात यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो फिलीपींस के पश्चिम में क्या है यहाँ पर, इसके पश्चिम में है साउथ चाइना सी, यहाँ देख सकते हैं। पूर्व में है आपको प्रशांत महासागर, दक्षिण में सुलू और सेलेब सागर है, और उत्तर में बाशी चैनल से ये घिरा हुआ है। तो बेसिकली दिस इज द जो इसके बारे में अगर आप देखा जाए तो ये क्या है, ये आपको मतलब ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स अगर देखा जाए, इसके प्रमुख जो द्वीप समूह हैं, यानी फिलीपींस के जो अपने आइलैंड्स के बारे में अगर जब हम बात करेंगे, सो बेसिकली इट हैज 3 मेजर आइलैंड ग्रुप्स, लुजोना लार्जेस्ट इन द नॉर्थ, विसायास इन द मिडिल, एंड मिंडानाओ अफेक्टेड बाई जो है सेशनिस्ट मूवमेंट फर्दर डाउन इन द साउथ, एंड क्लाइमेट ट्रॉपिकल और मॉनसूनल है। इसके 3 प्रमुख द्वीप समूह हैं। उत्तर में लुजोन है जो कि सबसे बड़ा है, मध्य में विसाय, और दक्षिण में मिंडानाओ जो कि अलगाववादी आंदोलन से प्रभावित है। जब हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय या मॉनसून क्लाइमेट क्या है यहाँ का, यानी फिलीपींस का, ये आप क्लाइमेट देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये रहा आपको यहाँ पर ये फिलीपींस का जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट कैपिटल कहाँ है। अच्छा, पैसिफिक ओशियन आपने देखा यहाँ पर, उसके अलावा आपने क्या देखा यहाँ पर, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये साउथ चाइना सी जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में दक्षिण पूर्व में, यानी कि जो साउथ ईस्ट वाला जो इसका रीजन है, मतलब दक्षिण में जो है, पश्चिम में इसके दक्षिण चीन सागर है, वेस्ट में, ठीक। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, पूर्व में इसके प्रशांत महासागर है, दक्षिण में सुलू और सेलेब सागर है, और उत्तर में बाशी जो चैनल है ये उससे क्या है यहाँ पर घिरा हुआ है। तो अब आते हैं यहाँ पर इसके बारे में। ये तो आपने देखा कि भाई ये आपको क्या है, फिलीपींस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने देखी। अभी देखेंगे यहाँ पर कि भारत के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो हुई हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर,
जो कि 2022 में वहां पर पदभार इन्होंने संभाला था, और 2022 के बाद ये पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं। इस बीच में जो सबसे बड़ी बात ये है कि भारत और फिलीपींस के बीच दक्षिणी चीन सागर में हम क्या देख रहे हैं, नौसैन्य अभ्यास भी किया गया है। तो आइए देखते हैं बच्चों की और क्या महत्वपूर्ण बातें इंडियन कंटेक्स्ट में हम देखेंगे। बाकी तो हम और भी बातें इस पे करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि इंडियन कंटेक्स्ट में और क्या इंपॉर्टेंट बात है जिस पर कि इसमें चर्चा की जा सकती है भारत और फिलीपींस के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अभी देखेंगे इंडिया एंड फिलीपींस। 1 सेकेंड। हाँ जी, अच्छा एक बार आप इसको 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ, इसमें आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें कि खास तौर से भारत और फिलीपींस के संदर्भ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों का जो समावेशन है वो हम देखेंगे यहाँ पर। ये आपने देखा। अब आते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये है कि इंडिया एंड फिलीपींस, 1 सेकेंड, इंडिया एंड द फिलीपींस बिगेन द 2-day bilateral maritime cooperative activity on Saturday 2nd of August in water close to the Scarborough Shoal and focal point of the maritime dispute between China and the Philippines। ठीक है ना। तो भारत और फिलीपींस के बीच में जो नौसैन्य अभ्यास हुआ है यहाँ पर, है ना, इसे इस तरह से समझना होगा कि भारत और फिलीपींस ने 2 अगस्त को स्कारबोरो शोल के निकट जो है जल क्षेत्र में 2 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री सहयोग गतिविधि या जो एक्सरसाइज हम देखेंगे यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर जो है उसे शुरू किया, जो कि चीन और फिलीपींस के बीच समुद्री विवाद का केंद्र बिंदु है। ये आपको समझना है कि चाइना और फिलीपींस के बीच का जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो कौन सा है, तो वो है आपको यहाँ पर स्कारबोरो शोल के निकट का जो रीजन है वहां पर। अब यहां देखते हैं, डिफेंस कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस एंड अ प्रॉमिसिंग एरिया ऑफ फ्यूचर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द फिलीपींस, सेज द वेबसाइट ऑफ इंडियन एम्बेसी इन मनीला। है ना, मनीला स्थित जो भारतीय दूतावास की वेबसाइट के अनुसार रक्षा सहयोग द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत, बहुत ही मजबूत स्तंभों में से एक है, और इसमें भारत और फिलीपींस के बीच भविष्य में सहयोग के लिए क्या है, आशाजनक क्षेत्र है कि हम लोग यहाँ पर आपस में बहुत बेहतर यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है। सो नोटेबली इंडिया डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम टू फिलीपींस ऑन अप्रैल 19, 2024, मेकिंग इट द फर्स्ट फॉरेन नेशन टू अक्वायर द मिसाइल वेपन सिस्टम। उल्लेखनीय है कि भारत ने 19 अप्रैल 2024 को फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप सौंपी थी, जिससे यह मिसाइल हथियार प्रणाली प्राप्त करने वाला ये पहला विदेशी राष्ट्र बना। कौन? फिलीपींस। The diplomatic relations between India and Philippines were established in November 1949. President Marcos Jr. state visit coincides with the 75th anniversary of bilateral diplomatic relation as per the Ministry of External Affairs said. अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि भारत और फिलीपींस के बीच के जो ये द्विपक्षीय संबंध जो हमारे स्थापित हुए हैं, ये 1949 से स्टैब्लिश्ड है, 1949 से स्टैब्लिश्ड हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे क्या कि जो अभी यहाँ मार्कोस जो जूनियर यहाँ पर जो इनकी यात्रा हुई है यहाँ के राष्ट्रपति जी की, तो 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं भारत और फिलीपींस के बीच में जो है द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों के। तो इस अवसर पर भी मान सकते हैं कि यहाँ पर इनका क्या हुआ है, यहाँ पर आगमन हुआ है। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये भारत पहुंचे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि इंडिया और फिलीपींस के संबंध को कितने वर्ष हो चुके हैं, 75 ईयर्स। तो 75 वर्ष कम नहीं होते हैं, यानी 75 वर्षों से हमारे संबंध क्या है, उसी तरह से मजबूत है, उसी तरह से आपसी सहयोगात्मक संबंध बने रहे हैं, म्यूचुअल कॉपरेशन रहा है। और धीरे धीरे हम लोग अन्य क्षेत्रों में, यानी अगर देखा जाए जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा हो रहा है, ठीक है ना, कल्चरल पर्सपेक्टिव में हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस के द्वारा क्या किया गया यहाँ पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में फिलीपींस और भारत के बीच जो संबंध है वो क्या हो रहे हैं, अब लगातार और भी मजबूत हो रहे हैं, जिसका उदाहरण लास्ट ईयर ब्रह्मोस मिसाइल और इस साल साउथ चाइना सी में इनके द्वारा जो है एक्सरसाइज किया जाना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात, यानी अभी ये तो वैसे तो ये सारी चीजें, लेकिन इसमें कौन सा ऐसा मुद्दा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है साउथ चाइना सी, जैसा कि मैंने आपसे बताया। तो बच्चों सबसे पहले कि हम साउथ चाइना सी के बारे में थोड़ा देखें या थोड़ा जानें, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा
यही है वो दक्षिणी चीन सागर, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा क्या है डिस्प्यूटेड रीजन है और जिसको लेकर के क्या है विवाद जो है वो बना रहता है, दक्षिण चीन सागर। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है आपको यहाँ पर फिलीपींस है। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मैंने अभी आपसे बताया था कि लुजोन स्ट्रेट है, इसमें सुलू सी है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या है, ये सबसे ज्यादा क्या है इनका जो डिस्प्यूटेड रीजन जो आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो। सो बेसिकली द साउथ चाइना सी इज अ मेजर मैरीटाइम जोन विद अ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक, इट मीन्स कि रणनीतिक रूप से भी कहा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है ये एरिया है। ऑन द थर्ड ऑफ ग्लोबल शिपिंग पासिंग थ्रू इट, अब समझ सकते हैं कि लगभग सॉरी ऑन द थर्ड सॉरी वन थर्ड जो है ग्लोबल शिपिंग जो है या वैश्विक रूप से जो जहाज, जो पानी के जहाज हैं, कार्गोज हैं, वो लगभग क्या होते हैं यहीं से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से पास करते हैं। यानी दुनिया के 1/3 जो ग्लोबल शिपिंग है वो यहीं से होता है, वन थर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्यों और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिच फिशिंग क्या है, ग्राउंड्स है, पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्सेज है। यानी चाइना इस क्षेत्र को लेकर के इतना ज्यादा क्यों ये है, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज में ऑयल है और गैस है ना, ये इसका क्या है एक बहुत बड़ा एरिया या रिजर्व आप कह सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर चाइना हमेशा क्या करता रहता है, इस पे क्लेम करता रहता है। सो चाइना क्लेम्स दैट मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी अंडर इट्स 9 डैश लाइन। यानी जो चाइना क्लेम क्या करता है बच्चों, चाइना ये क्लेम करता है कि इसमें ज्यादातर जो एरियाज है साउथ चाइना सी के, ये इसके 9 डैश लाइन के तहत क्या है आते हैं। कौन क्लेम कर रहा है, ये चाइना। ठीक है। हाँ, विच ओवरलैप्स विथ फिलीपींस, वियतनाम, मलेशियन, ब्रुनेई, इंडोनेशियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये अपनी तरफ से दावा करता है, लेकिन है क्या समस्या यहाँ पर कि इसकी वजह से आप क्या देखेंगे यहाँ पर, अब चाहे आपको यहाँ पर वियतनाम हो गया, ठीक है ना, उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपको म्यांमार हो गया, उसके अलावा यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ब्रुनेई हो गया, यहाँ इसमें अभी ऊपर की ओर उसमें हम देखेंगे यहाँ पे, अच्छा ये रहा आपको ब्रुनोई हो गया यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, यहाँ पर इंडोनेशिया। तो यहाँ पर ये नीचे वाले रीजन में हम देख रहे थे, यहाँ पे क्या है आपको इंडोनेशिया वाला यहाँ पे जो रीजन है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये उनके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से क्या करता है, ओवरलैप करता है। यानी कि EEZ जो होता है उससे ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ओवरलैप करता है एज पर द जो चाइना का जो क्लेम है। उसके अलावा जो फिलीपींस के बारे में अगर हम लोग देखें तो फिलीपींस ऑलरेडी वोन अ 2016 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रूलिंग दैट इनवैलिडेटेड चाइनाज एक्सटेंसिव क्लेम्स बट चाइना हैज इग्नोर्ड द रूलिंग। यानी ऑलरेडी फिलीपींस ने, जो कि चाइना के द्वारा यहाँ पर दावा किया गया था कि ये उसके रीजन है ना, और ये उसके 9 डैश लाइन पे आते हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, मलेशिया हो, ब्रुनोई हो, इंडोनेशिया हो। लेकिन यहाँ जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या थी यहाँ पे बच्चों, कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ऑलरेडी फिलीपींस ने 2016 में ये मामला जीत चुका है, या फिर ये इस फिलीपींस के पक्ष में गया है कि वो जो रीजन है वो रीजन किसके फेवर में है या किसके अंतर्गत आता है यहाँ पर। तो ये रीजन आप देख सकते हैं कि द फिलीपींस वोन 2016 arbitral tribunal ruling that invalidated China's extensive claims but China has ignored the ruling। तो ये चाइना के द्वारा जो क्लेम किया जा रहा था उस पे ऑलरेडी फिलीपींस के फेवर में जा चुका है मामला। लेकिन चाइना का, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना क्या है, चाइना वो अपनी बातों को ही क्या करता है, थोपता है, और समस्या ये है कि वो दूसरे की बातों को सुनता भी नहीं है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या है, एक अक्वायर करने की जो नीति है या फिर एक ऐसी पॉलिसी को वो फॉलो कर रहा है जिसके तहत अवैध रूप से, या फिर कह सकते हैं कि जो है इलीगल तरीके से चीजों को क्या करना, अपने पक्ष में करना। तो ये जो है, तो अब आते हैं कि फिलीपींस के संदर्भ में जब हम बात करेंगे यहाँ पर,
तो फिलीपींस हैज फेस्ड इंक्रीजिंग चाइनीज incursions into the EEZ, particularly around the स्कारबोस shoal एंड स्पार्टले आइलैंड्स। अभी आपने देखा कि यही क्या है बच्चों, यहाँ पर ये जो फिलीपींस का हम देख रहे हैं, हैज फेस्ड इंक्रीजिंग चाइनीज incursions into the EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है, पार्टिकुलरली अराउंड द स्कारबोरो एंड शोल एंड द स्पार्टले आइलैंड्स में। Manila has increased security ties with the US, Japan, Australia and increasingly India to push back against Chinese aggression। ठीक है, तो मनीला ने इंक्रीज किया सिक्योरिटी टाइज विथ यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है ना, और भारत के साथ, और पुश बैक अगेंस्ट द चाइनीज अग्रेशन, ताकि अपनी स्थिति को वो यहाँ पर क्या कर सके, साउथ चाइना सी में मजबूत कर सके। अब आते हैं, सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच में भारत की क्या भूमिका होगी, है ना। साउथ चाइना सी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि इंडिया इज नॉट डायरेक्ट क्लेमांट इन द SCS बट इट हैज मेजर इंटरेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि आप सबको पता है कि चाइना खासतौर से जहां जहां भारत की स्थिति मजबूत है, वहां वहां क्या करता है, वहां पर हस्तक्षेप करता है। तो उसी तरह से इंडिया इज नॉट डायरेक्ट क्लेमेंट इन द साउथ चाइना सी बट इट हैज मेजर इंटरेस्ट, ठीक है, लाइक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रूल ऑफ लॉ एट सी। अगर देखा जाए तो भाई ये जो क्षेत्र है ये नौवहन के लिए और उसके अलावा जो है समुद्री जो कानून है वो यहाँ पर लागू होना चाहिए, ताकि आराम से यहाँ क्या हो सके, आवागमन, नौ परिवहनीय आवागमन हो सके। आपको अभी मैंने बताया कि दुनिया की लगभग 1/3 जो है शिपिंग का जो पासिंग थ्रू जो है वो साउथ चाइना सी से होता है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट जैसे कि ONGC विदेश हैज ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स विद द वियतनाम इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी एरियाज, यानी कि ऑलरेडी हम लोगों का जो ONGC है, ONGC का यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट जो एक्सप्लोर किया है वियतनाम के साथ, जो कि वो भी डिस्प्यूटेड एरिया साउथ चाइना सी में पड़ता है। काउंट्रीज चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक, इंडिया सपोर्ट द 2016, यहाँ देखेंगे आर्बिट्रल रूलिंग एम्फसाइजिंग इंटरनेशनल लॉ एंड अनक्लॉज, यानी भारत ने भी क्या किया था 2016 में यहाँ पे साथ दिया इसका फिलीपींस का कि नहीं, ये चीजें यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर पूरी तरह से चाइना क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे आर्थिक हित जो हैं या पूरा का पूरा इकोनॉमिकल जो लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ चाइना को मिले, ये कोई मतलब नहीं बनता है। और चाइना वहां क्लेम कर रहा है जहां पर वहां पे क्लेम करना इनका बनता नहीं है। तब भी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो अपने आप को क्या कर रहा है, यहाँ पर बताता है कि दैट ये मेरा रीजन है। तो इंडिया और फिलीपींस कोऑपरेशन के बारे में देखिए, हमारे रिश्ते लेके लगातार क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। जैसे द इंडिया फिलीपींस रिलेशनशिप इज स्ट्रेथनिंग डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया सोल्ड ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू द फिलीपींस, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लाइक ट्रेनिंग, पोर्ट कॉल्स, शेयर्ड विजन ऑफ अ फ्री ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक, यानी इस मामले में भारत भी इस बात पर पूरी तरह से सहमत है कि हम लोगों को यहाँ पर एक तरह से जो है आसानी आवागमन होना चाहिए, आवाजाही हो यहाँ पर, ये सब के लिए क्या हो, ओपन हो और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक होना चाहिए। जो एक कानून है जो भी लॉ ऑफ सी जो होना चाहिए वो यहाँ पे काम करना चाहिए। बोथ कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ब्रॉडर रीजनल एफर्ट्स लाइक आसियान इंडिया पार्टनरशिप, दोनों ही देश हम क्या देख रहे हैं, रीजनल एफर्ट्स लाइक आसियान और इंडिया पार्टनरशिप में क्या है, सहयोगी हैं। क्वाड प्लस डायलॉग इनफॉर्मल में है। मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन थ्रू इंडियन नेवी डिप्लॉयमेंट्स एंड गुडविल विजिट्स, ये हमारे क्या है, बहुत अच्छे रहे हैं। तो भारत और फिलीपींस के बारे में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंडिया और फिलीपींस के संबंध जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और स्पेशली नाउ इन द डिफेंस रीजन या फिर रक्षा के क्षेत्र में हम क्या देख रहे हैं कि अब ये लगातार और मजबूत होते जाएंगे, जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है साउथ चाइना सी में भारत और फिलीपींस का आपसी जो है यहाँ पर जो है अभ्यास। अब आते हैं इसके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के बारे में। सो इंडियाज एंगेजमेंट इन द साउथ चाइना सी इज अ सिग्नल टू चाइना दैट अग्रेसिव बिहेवियर हैज कंसिक्वेंसेस। ये क्लियर, ये बिल्कुल देखिए, ये बहुत
जरूरी है ना। पावर को बैलेंस करना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। चाइना क्या चाहता है, चाइना ये चाहता है कि वो हर जगह अपने आप को क्या करे, अपनी धाक जमाए या अपने आप को दिखाए कि दैट यस आई एम द सुपर पावर। बट ऐसा नहीं है। यहाँ उनको जो है, इनका सामना जो है, इनको यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे भारत है, भारत के साथ साथ अन्य देश जो है वो भी साथ में क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं कि नहीं, ये यहाँ पर मनमानी नहीं चल सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे भारत का जो इंगेजमेंट है ये साउथ चाइना सी में स्पेशली चाइना के लिए एक यहाँ पर सिग्नल है कि आपका जो अग्रेसिव बिहेवियर है उसके नकारात्मक जो पक्ष हैं वो सामने आ सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो आपको उसको क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा, या आपको उसमें अपने इस नीति से पीछे हटना होगा। तो फॉर द फिलीपींस, इंडिया रिप्रेजेंट्स अ रिलायबल पार्टनर टू बैलेंस चाइनाज डोमिनेंस। इट ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्गर टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया। यानी भारत के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है फॉर द फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस के लिए भारत एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर है। और एक, और ये जो मैंने आपसे कहा कि जो इस क्षेत्र में यानी साउथ चाइना सी में जिस तरह से यहाँ पर चाइना ने अपनी डोमिनेंसी क्रिएट की है, उस डोमिनेंसी को ये क्या करेगा, ये उस डोमिनेंसी को बैलेंस करेगा और उसको रोकेगा। और उसके अलावा भारत के लिए अगर देखा जाए तो भारत की जो हमारी रणनीति रही है दैट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, पूर्व की तरफ देखो। उसके अलावा जो हमारी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, तो उसमें ये बहुत ज्यादा क्या करेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर ये चीज समझना है यहाँ पे कि ये एक तरह से क्या, ये चाइना के लिए क्या एक बहुत ही करारा जवाब है इस तरह से फिलीपींस की तरफ से। और फिलीपींस के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत की स्थिति बहुत मजबूत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि साउथ चाइना सी ये वो डिस्प्यूटेड एरिया है जिसमें खास तौर से आसियान के बहुत बड़े देशों का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो वहां पे देख सकते हैं। ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है ना, और ये किस प्रकार की भौगोलिक घटना है। और इस क्लाउड बर्स्ट के संदर्भ में अगर कहा जाए तो आखिर ऐसा क्यों है कि इसकी जो सिवियरिटी है, यानी इसे बड़े पैमाने पे हम क्या देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर क्या आ जाता है यहाँ पे जो है लॉसेस होते हैं, देखने को मिलेंगे, जान और माल दोनों की हानि होती है यहाँ पर। जैसे आपने देखा अभी यहाँ पे कि कई जगह जब मीन्स इसके पहले मैंने आपसे बताया यहाँ पे कि कई बार हिली एरियाज में खास तौर से क्लाउड बर्स्ट की घटना देखने को मिलती है। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग बातें कि दैट इज जो कि उत्तरकाशी में जो घटना घटी है क्या वो क्लाउड बर्स्ट था या नहीं था, या फिर ये एक सामान्यतः जो है या एक उस तरह की घटना थी, या लैंडस्लाइड की घटना थी, या अत्यधिक बारिश की घटना थी, क्या थी। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि जो न्यूज में है, जो चर्चा में है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या है ये यहाँ पे, क्लाउड बर्स्ट ओवर खीर गंगा रिवर, वाई इन द न्यूज, a tributary of the Alaknanda River led to flash floods in the high altitude villages of Dharali in उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। खीर गंगा नदी जो कि अलकनंदा नदी की क्या है, एक सहायक नदी है, में बादल फटने से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली के ऊंचाई वाले गांव में अचानक से बाढ़ आ गई। और यहाँ से बाढ़ ही नहीं आए, बड़े स्तर पर हम क्या देखें यहाँ पर कि जो यहाँ जो रहायशी एरिया है जहां लोग रह रहे थे, गांव के गांव क्या हुए, मीन्स जो गांव है वहां पे भी बड़ी संख्या में क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पर लॉसेस यहाँ पर देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो क्लाउड बर्स्ट के बारे में, चूंकि ये कहा गया कि ये क्लाउड बर्स्ट की ही घटना है, क्योंकि अचानक से और रैंडमली अगर इस तरह की घटना होती है तो ये क्लाउड बर्स्ट ही हो सकता है। लेकिन अब इस पर अगर हम लोग सवाल करें तो भाई आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस बात पर क्या कहता है, और दूसरी बात यह है कि विशेषकर कि इसमें क्या चैलेंजेस हैं। तो आज की इसमें अगर हम लोग बात करें ना, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली क्लाउड बर्स्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि आपदा जो है ना, ये एक आपदा से संबंधित, जिसमें कि क्लाउड बर्स्ट क्या है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या है ये। और खास तौर से मैंने जैसा कि आपसे बताया कि ये हम कहाँ देख रहे हैं, ये आप देखेंगे हिली एरियाज में ये घटना सामान्यतः जो है, और बड़े लेवल पर सामान्यतः, इट मीन्स कि इससे जो डिजास्टर है, जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़े लेवल पर हमें क्या दिख रहा है, लॉसेस यहाँ पर दिख रहा है। तो सवाल ये है बच्चों कि क्लाउड बर्स्ट जो घटना है ये क्यों होता है, सवाल ये है क्यों, वाई। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि क्लाउड बर्स्ट के संदर्भ में अगर हम लोग देखें
कि इससे इसके क्या मतलब परिणाम होते हैं क्लाउड बर्स्ट के। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर है कि इसमें जो चैलेंजेस है, यानी क्लाउड बर्स्ट की घटना को हम कैसे रोक पाएंगे, तो किस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने हैं, व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस वी हैव। चुनौती, और हमारे सामने चुनौती क्या है, चुनौती ये है कि हम इसे कैसे कम करें या इसकी रोकथाम, यानी इसके या फिर इससे संबंधित जानकारी, इससे संबंधित जानकारी, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि या तो क्लाउड बर्स्ट के बारे में पूरी तरह से हमारे पास क्या हो, इंफॉर्मेशन रहे, या फिर हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पर, जो प्रियोर इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, कि हमारे पास पूर्वानुमान हो। इसमें हेल्प कौन करेगा, इसमें हेल्प करेगा हमारे टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो हमने बात किया कि जो आप जब पढ़ते हैं, आप चाहे यूपीएससी दें, चाहे स्टेट पीसीएस दें, तो आपके क्या है, वहाँ पर आप देखेंगे आपके जो एक पेपर जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है कि अभी हम देख रहे हैं क्या कि क्लाउड बर्स्ट जो है, ये घटना, यानी नाउ वी आर जो है वेरी रिच इन एडवांस्ड और हाई टेक्नोलॉजी, हमारे पास अब बहुत ही उत्तम तकनीक आ चुका है। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना क्यों हम देख पा रहे हैं, इसके बावजूद भी ऐसी घटना क्यों घट रही है। तो इसमें जो सबसे पहला जो सवाल ये उठता है बच्चों की, क्यों, है ना, ये क्यों होता है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग देखा जाए क्लाउड बर्स्ट के बारे में, तो जैसे बादल फटना एक स्थानीयकृत अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटना है, जिसमें कि आपको ध्यान देना होगा, बेसिकली क्या है कि एक छोटा सा क्षेत्र, यहाँ ये इसके डेफिनेशन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हाँ, 1 second. A cloud burst is a localized, extremely intense rainfall event where more than 100 millimeter of rain falls within an hour over a small area. टिपिकल अबाउट जो है 10 किलोमीटर में यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बेसिकली बादल जो फटना है एक स्थानीयकृत अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटना होती है, जिसमें एक छोटे से क्षेत्र में, जिसमें आमतौर पर लगभग 10 वर्ग किलोमीटर 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर से भी अधिक क्या हो जाती है, यहाँ पर वर्षा हो जाती है। Cloud bursts are basically particularly common in the mountainous regions such as the Himalayas due to topographical and meteorological factors. क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि ये आपको प्लेन क्षेत्र में नहीं दिखेगा, जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ये घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। ये घटना मेनली कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये आपको दिखेगा जो स्थलीकृत और मौसम संबंधी कारकों के कारण हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटना विशेष रूप से आम है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक स्पेशल जो ज्योग्राफिकल कंडीशन इसके लिए चाहिए, वो कंडीशन मिलता है कहाँ पर, खासतौर से हिली एरियाज में। और उन हिली एरियाज में हम क्या देख रहे हैं कि एक नॉर्मल क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसको सिंपल वे में आप समझिएगा यहाँ पे, है ना, इसको हम साधारण तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, 1 सेकेंड। हाँ, इसको अगर हम साधारण वे में अगर समझने की कोशिश करें, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि 10 जो वर्षा जो है 1 घंटे के अंदर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 100 मिलीमीटर ऑफ रेन्स विद इन एन आवर, यानी विद इन 1 घंटे में। अब आप समझ सकते हैं कि 1 आवर में जो है रेन की जो सिविरिटी है वो कितना कितना होना चाहिए, यहाँ पे 100 मिलीमीटर के आसपास में। और उसका एरिया है कि भाई 10 किलोमीटर का क्या हो, रेंज हो। एक छोटे से एरिया में अचानक से हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो बादल हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर अचानक से क्या होते हैं, जो है तेजी से यहाँ पर वर्षा हो जाती है। और ये सिचुएशन कहाँ क्रिएट होता है, तो ये मैदानी एरिया में कभी नहीं होगा, ये जब भी होगा हिली एरियाज में होगा। और हिली एरियाज में होने के कारण हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि बड़े लेवल पर, देखिए समस्या क्या आती है ना, जैसे अगर मैदानी क्षेत्र हुआ तो कई बार आप भाग सकते हैं वहां से, है ना, स्किप कर सकते हैं। बट समस्या ये है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में गए कई बार मौके ही नहीं मिलते, और उस दौरान क्या हुआ, वहां पे बड़े लेवल पर वहां पे जो है तबाही मच जाती है या नुकसान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मेनली कहाँ, ये हिमालयन रीजन्स में घटने वाली घटना है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इन डिटेल देखेंगे कि व्हाट कॉजेज क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, जैसे व्हाट कॉजेज क्लाउड बर्स्ट के बारे में। सो क्लाउड बर्स्ट अकर ओनली वाया orographic lift, that is a situation when a warm air parcel mixes with cooler air resulting in sudden condensation, यानी कुछ
सडन कंडेंसेशन के इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पे गर्म जो हवाएं हैं यानी गर्म वार्म एयर पार्सल जो है वो कूलर एयर के साथ मिलते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है निकल के वो इस तरीके का आता है। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे कि ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग एंड क्लाउड बर्स्ट के बारे में हम देखेंगे। जैसे मॉइस्ट एयर, ठीक है ना, यानी वो नमी से नमी वाली जो हवा है जिसमें आप देख रहे हैं जो, तो इसमें क्या इनकाउंटर्स अ माउंटेन और हिल एंड इज फोर्स टू राइज, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये राइज कर रहा है इस तरह से मॉइस्ट एयर, फिर राइजिंग एयर कूल्स एंड कंडेंसेस क्लाउड डेवलप्स। तो ये जो मॉइस्ट एयर जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऊपर की ओर उठा, फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, ये कूल यानी राइजिंग एयर कूल्स एंड कंडेंसेस क्लाउड डेवलप्स। अब ये आपस में संघनित होकर के क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बादल को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अभी जो आपने देखा कि नमी के साथ ये क्या हो रहे हैं, ऊपर उठे, फिर ये संघनित हो रहे हैं, है ना, ये देख सकते हैं आप, ये संघनित होकर के क्या दिख रहा है यहाँ पर, बादल के फॉर्मेट में ये ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वॉयलेंट अपवर्ड, है ना, ऊपर की ओर। सो वॉयलेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर प्रिवेंट्स द कंडेंसिंग रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द फॉलिंग टू द ग्राउंड। तो वॉयलेंट अपवर्ड यानी फ्लो ऑफ एयर जो है वो प्रिवेंट्स करता है जो कंडेंसिंग रेन ड्रॉप्स है कि फॉलिंग टू द ग्राउंड, है ना, कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब फोर्थ लेवल पे यहाँ पे होता है कि लैक ऑफ अपवर्ड एयर प्रिवेंट्स डिसिपेशन ऑफ मॉइस्चर्स, यानी कि अपवर्ड एयर जो लैक ऑफ अपवर्ड एयर जो है ये प्रिवेंट करता है डिसिपेशन ऑफ मॉइस्चर का इसमें। और फिर यहाँ पर होल ऑफ द स्टोर्ड वाटर फॉल्स एट वन टाइम, यानी इस तरह की सिचुएशन तक आते आते ये जो पूरा का पूरा जो वाटर है वो एक बार में एक ही जगह क्या हो जाते हैं, जाकर के गिर जाते हैं, ठीक है। और 6 में हम देखेंगे स्लीप स्लोप कॉज फ्लैश फ्लड्स, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेजेस, ओके। यानी इस तरह से आपने देखा कि नमी वाले जो, जैसे वायु में नमी है और वो जो मॉइस्ट एयर है वो क्या हो रहा है, संघनित होकर के पहले क्या हो रहा है, ऊपर राइजिंग एयर कूल्स, ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है और ये संघनित हो रहे हैं। जब ये संघनित हो रहे हैं तो ये ऊपर की ओर हम फिर क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपस में जैसे और ज्यादा ये का जो है जो वायलेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर प्रिवेंट्स हो रहे हैं, फिर कंडेंसिंग रेन ड्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड। फिर उसके बाद लैक ऑफ अपवर्ड एयर प्रिवेंट्स, यानी ऊपर में जो हवा है, जो लैक ऑफ अपवर्ड एयर जो है वो इसको बचा दे रहा है डिसिपेशन ऑफ मॉइस्चर। और देन उसके बाद से क्या होता है कि जब यहाँ पर नहीं आगे जो है मॉइस्चर, जो आप देख रहे हैं कि नहीं है वहां पर वैसी परिस्थितियां या वैसा कंडीशन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्टोर्ड वाटर है वो एक बार में एक ही जगह पर क्या हो जा रहा है, जाकर के गिर जा रहा है। तो इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर नम एयर ऊपर उठा, फिर ये कैसे संघनित होकर जो है बादल के तौर पे क्या हुए, यहाँ पे फॉर्मेशन हुए, फिर इनका घनत्व जो है हम क्या देख रहे हैं, बहुत तेजी से क्या हुआ, बढ़ा। फिर इनको ऊपर जो है बहुत ज्यादा जब स्पेस नहीं मिल पा रहा है तो ये फिर क्या हो पा रहे हैं, एक ही जगह पर ये क्या कर रहे हैं, वर्षा कर दे रहे हैं। और जब ये एक जगह पर संघनित होकर के वर्षा कर देते हैं तो वो उससे क्या हो रहा है कि फिर बाढ़ के रूप में ये फ्लड के फॉर्म में क्या हो जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड हो जा रहा है, या फ्लड के फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसको अब देखिए, अब यहाँ पर सिंपल वे में अब यहाँ हम समझेंगे। यहाँ पे यहाँ देखिए ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग यानी पर्वतीय उत्थान, पर्वतों द्वारा, 1 सेकेंड रुक जाइए, हाँ जी, पर्वतों द्वारा नम हवा को ऊपर की ओर ढकेला जाता है जिससे यह तेजी से ठंडी और संघनित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र वर्षा होती है। सो मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड अपवर्ड्स बाय माउंटेन्स causing it to cool and condense rapidly resulting in intense rainfall। ऊर्ध्वगामी वायु धाराएं, प्रबल ऊर्ध्वाधर धाराएं वर्षा की बूंदों को ऊंचाई पर रोक सकती है। यदि ये धाराएं अचानक कमजोर पड़ जाती हैं तो संचित जल एक छोटे से विस्फोट में नीचे गिर जाती है। So upward air currents, strong vertical currents can suspend raindrops at high altitudes. If these currents suddenly weaken, accumulated water falls in a short burst। यानी ऊर्ध्वगामी जो वायु धाराएं हैं, जैसा आपने अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो प्रबल ऊर्ध्वाधर धाराएं वर्षा की बूंदों को ऊंचाई पर रोक सकती हैं, जब ये धाराएं अचानक से जब ये कमजोर पड़ जाती हैं तो संचित जल एक छोटे से विस्फोट के रूप में क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाँ जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या है, ऑरोग्राफिक यानी पर्वतीय उत्थान, उसके अलावा ऊर्ध्वगामी जो है वायु धाराएं हमको दिखाई देंगी, उसके रोल्स यहाँ पर क्या है दिखाई देंगे। अब आते हैं यहाँ पे रीजंस फॉर क्लाउड बर्स्ट में और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम देखेंगे। मॉनसून डायनेमिक्स,
In India, monsoon clouds traveling from the Bay of Bengal or Arabian Sea sharply upon hitting the Himalayas, creating optimal condition for cloud blast. यानी देखिए, जब भारत में हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ ये जो समय रहता है, ये मेनली कौन सा समय होता है? ये होता है मॉनसून का समय है, ठीक है। और विशेषकर इस समय बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से आने वाले जो मानसूनी बादल हैं, वो हिमालय से टकराने के बाद ये तेजी से क्या होते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, जिससे बादल फटने के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। तो यानी अगर ये कहा जाए कि क्लाउड बर्स्ट में जो मानसूनी जो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे कि खास तौर से हाँ, तो इसमें अगर ये कहा जाए कि जो मानसूनी बादल हैं, क्या इसका भी कुछ रोल है? तो मानसून की गतिशीलता भी इसमें हमें दिखाई दे रही है। क्लाइमेट चेंज, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स अलाउ द एटमॉस्फेयर टू होल्ड मोर मॉइस्चर, इंक्रीजिंग बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन रिसेंट ईयर्स। यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडल में अधिक नमी बनी रहती है, जिससे हाल के वर्षों में बादल फटने की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में वृद्धि हुई है। देखिए, अगर ये कहा जाए कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है इसने रोल नहीं प्ले किया है, बिल्कुल प्ले किया है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने क्या कहा कि जैसे ग्लेशियर्स के बारे में हम देखा जाए तो कई बार क्या हो जा रहे हैं, बिल्कुल वैसी घटनाएं घट रही हैं जो क्या है, बिल्कुल नेचर के विपरीत है। जैसे पहले क्या था, ग्लेशियर्स उतने मेल्ट नहीं होते थे, अब आप देखेंगे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो सी लेवल क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जो क्लाउड बर्स्ट के बारे में अगर कहा जाए तो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं हुआ करती थी जितनी अब देखने को मिल रही हैं। तो क्लाउड बर्स्ट की अगर घटनाओं के संदर्भ में अगर कहा जाए, सो व्हाट वी कैन सी कि इसमें क्लाइमेट चेंज ने भी क्या किया, एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे कहते हैं ना कि जो चीजें जिसकी जो नेचर थी, जो प्रवृत्ति थी, अब वो चीजें क्या हो चुकी हैं, बिल्कुल अपोजिट हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। तो समहाउ ये समस्याएं हम लोगों को देखने को मिल रही है कि इसमें मॉनसून डायनेमिक्स भी काम कर रहा है, इसमें क्लाइमेट चेंज का भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। अब सवाल उठता है, मैंने कहा था कि हम आगे क्या कर सकते हैं, हम लोगों के आगे क्या जो है किया जाए जिससे कि ये स्थिति नहीं आए। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्ट्रेथन फोरकास्टिंग। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात होती है, जैसे अभी के टाइम पे मॉनसून चल रहा है और ऑलरेडी हम लोगों को आईएमडी के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में लगातार हेवी रेनफॉल होगा, या आने वाले 2 से 3 दिनों में रेनफॉल नहीं होगा, बहुत ज्यादा जो है गर्मी रहेगी, टेम्परेचर राइज रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन यानी प्रियोर इंफॉर्मेशन अगर हमारे तक पहुंच जाए तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट टू प्रिवेंट क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स। अब देखेंगे इन्वेस्ट इन एडवांस्ड वेदर रडार, सैटेलाइट एंड ग्राउंड सेंसर नेटवर्क्स फॉर हाइपर लोकल अर्ली वार्निंग, रियल टाइम डेटा शेयरिंग एंड टारगेटेड अलर्ट्स मस्ट रीच वल्नरेबल कम्युनिटीज डायरेक्टली। यानी पूर्वानुमान को मजबूत बनाना, जैसे अति स्थानीय पूर्व चेतावनी के लिए उन्नत मौसम रडार उपग्रह और भू संवेदी नेटवर्क में निवेश करें ताकि वास्तविक समय में डेटा साझाकरण और लक्षित चेतावनियां सीधे संवेदनशील समुदाय तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो पूर्वानुमान है, यानी जो हम लोग जो वेदर फोरकास्टिंग है ना, तो वो हम लोगों के पास क्या हो, वो बेहतर होना चाहिए, जिसके बारे में हमें पहले से ही इसके बारे में संदेश मिल जाए। और उसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रियल टाइम, है ना, जो वास्तविक समय में। अब ऐसा नहीं हो कि भाई अभी ये घटना घटने वाली है और ये न्यूज हमें पता चले एक दिन बाद। तो वेदर फोरकास्टिंग ऑन रियल टाइम, और एग्जैक्ट क्या कंडीशन है, तो वेदर रडार, सैटेलाइट, ग्राउंड सेंसर, इन सब के थ्रू हम क्या सकते हैं, नेटवर्क और हाइपर लोकल जो है अर्ली वार्निंग। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या देख सकते हैं, रियल टाइम डेटा शेयरिंग एंड टारगेटेड अलर्ट्स मस्ट रीच वल्नरेबल कम्युनिटीज डायरेक्टली। क्योंकि आप समझिए यहाँ पे कि जैसे अभी धराली में, यानी उत्तरकाशी के धराली में जिस प्रकार से हमने देखा वहां जो घटना घटी बादल फटने की, तो वहां पर खास तौर से लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं था, है ना, लोगों के पास ये जानकारी नहीं पहुंच पाई। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो खास तौर से वैसे समुदाय है ना, जो लक्षित, यानी ये कहा जाए कि जो संवेदनशील जो कम्युनिटीज हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, खासतौर से पहाड़ के किनारे जो क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, तो आप क्या देखेंगे वहां पर कि वैसे लोग जो वीकर सेक्शन है, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, तो सबसे पहले चेतावनी वहां तक पहुंचे ताकि वो क्या कर सके, वो अपने लिए पहले से कुछ व्यवस्था कर सके ताकि इस तरह के जो इससे जो जान माल की हानि हुई है उससे हम बच सकें। तो देखिए,
जैसे अगर बात किया जाए कि जैसे लगातार इस बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हिमालयंस रीजन में क्या हो रहा है, लगातार क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं घट रही हैं। और उसी तरह से अब हम लोग को नाउ अब ये सही समय है कि हम लोग अपने आप को इसके लिए तैयार करें। जैसे फॉर एग्जांपल जापान इज द बेस्ट एग्जांपल दैट हाउ टू प्रिवेंट, स्पेशली जो है कि डेली लाइफ या फिर जो वहाँ के लोग हैं, हाउ टू प्रिवेंट पीपल एंड कम्युनिटीज फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजास्टर। तो वहाँ आप देखेंगे जैसे भूकंप वहाँ एक सामान्य बात हो चुकी है। पहले ये था कि भूकंप, सुनामी, इनसे क्या होता था कि लोगों का, जैसे 2011 में जापान में सुनामी देखा गया, बहुत ही भयावह सुनामी था वो। तो सुनामी की घटना होने के बाद लोग अलर्ट हो गए कि नहीं, हमें सुनामी से क्या करना है, बचना है। तो उसी तरह से जापान ने अपने आप को भूकंप, यानी कैसे हम अर्थक्वेक से बचें, कैसे हाउ टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम द दिस टाइप ऑफ डिजास्टर, तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, उस तरह से मेंटेन किया, डेवलप किया कि अब अर्थक्वेक का उतना ज्यादा जो है इम्पैक्ट आपको वहां नहीं दिखाई देगा। देखिए अर्थक्वेक तो वो तो अपने आप में डिजास्टर्स है ना, वो तो डिजास्टर ही है। लेकिन लोग जब अलर्ट हो जाएंगे ना, तो वो अपने आप को बचाव कर सकेंगे, वो अपने आप को रोक सकेंगे कि हम कैसे इससे बचें। उसी तरह से क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं, चूंकि ये हिमालयी क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि भाई क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं घट रही हैं। अगर ये घटना फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं से वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ कि हम इसको कैसे जो है इससे बचें ना। इसके से होने वाले जो जान माल की हानि है बड़े लेवल पर, हमें अपने आप को उससे क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा। तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जैसे promote afforestation, watershed management, and stricter regulation of land use to restore the natural ability of slopes and valleys to absorb intense rainfall. Restrict unplanned construction in high risk zone. देखिए पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना, ढलानों और घाटियों की तीव्र वर्षा को अवशोषित करने की प्राकृतिक क्षमता को बहाल करने के लिए वन रोपण, जल ग्रहण बंधन, भूमि उपयोग को सख्त नियमन को बढ़ावा दें, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण को प्रतिबंधित करें। देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, जैसे खास तौर से ये जो घटना घटी है बादल फटने की यहाँ पे, तो ये बात भी यहाँ पर कही गई कि जो धराली गांव है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो स्पेशली जैसे मान लीजिए कि ये कोई रीजन हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पर बादल फटने की घटना घट रही है, और लगातार हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए इस एरिया में हो रहा है, तो माना जाता है कि इस रीजन में क्या हो चुकी है, यहाँ की जो मिट्टी है ना, या यहाँ की जो मृदा है, वो क्या हो चुकी है, लगातार जो है यहाँ पर क्षरण के कारण वो कमजोर हो चुकी है। कमजोर इन सेंस की बचाव करने की जो एक क्षमता होती है, पानी से जैसे मिट्टी अपने आप को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। लेकिन अगर लगातार मिट्टी का क्षरण हो रहा है तो वो चीजें फिर नहीं होंगी। उसके अलावा क्या है, आप देखेंगे लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत तेजी से, है ना, निर्माण कार्य। अब निर्माण कार्य के कार्य हमने क्या किया, हमने पूरी जमीन को क्या किया, एक तरह से डिग करके हमने उसे खोखला कर दिया है। तो अब वहां पर वो मजबूती या जो कह सकते हैं वैसी स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो स्पेशली हम लोगों को ढलानों और घाटियों की तीव्र वर्षा को अवशोषित करने के लिए प्राकृतिक क्षमता को बहाल करना होगा। तो प्राकृतिक क्षमता का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि धराली गांव में इस तरह की इंसिडेंट देखने को मिले, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। जितने ज्यादा हम यहाँ पर फॉरेस्टेशन करेंगे, है ना, जितना ज्यादा हम यहाँ जल, जैसे अगर पेड़ों को लगाते, तो कहीं ना कहीं से जो भी, जैसे अगर मान लीजिए बहुत तेजी से बादल फट रहा है और फ्लड वाली स्थिति आ रही है, तो ये पेड़ इनको क्या करेगा, ये रोक सकता है, ये इस तरीके का मैकेनिज्म काम कर सकता है। तो हम लोगों को स्पेशली यहाँ ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अफोरेस्टेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट के का जो वो है मैकेनिज्म, हम वो अपनाएं। उसके अलावा यहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन को भी क्या किया जाए, यहाँ पर अडॉप्ट किया जाए, और ताकि यहाँ की नेचुरल एबिलिटी को फिर से क्या किया जा सके, बहाल किया जा सके। और खास तौर से अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, स्पेशली जो हाई रिस्क जोन है वहां पर उसे रोक देना चाहिए। तो एक चीज समझिएगा, हाई रिस्क जोन में जैसे लोगों को क्या हो चुका है कि भाई हम यहाँ पर टूरिज्म डेवलप करेंगे। अब टूरिज्म डेवलप करने के चक्कर में क्या है कि भैया 5 स्टार होटल बनवाएंगे। 5 स्टार होटल के चक्कर में अब आप समझ सकते हैं कि क्या है, वहां पर जितना अच्छा आप रिजॉर्ट वगैरह बनवा रहे हैं, उतना ही ज्यादा वहां पर आप क्या कर रहे हैं, वहां के नेचर के साथ उतना ही खिलवाड़ हो रहा है। तो ये काम ना हो करके, हाँ ठीक है, हमें टूरिज्म को बढ़ाना है, सो द बेस्ट वे इज दैट हम अडॉप्ट कर सकते हैं होम स्टे,
ठीक है ना, हमें ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो, हमें टूरिज्म डेवलप करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जाकर के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करें, नहीं, हमें कुछ ऐसे कार्य, यानी जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो घर है उसी को बेहतर ढंग से बनवा के या उसी को थोड़ा सा जो है अपडेट करके हम उसे होम स्टे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और विदाउट इस तरह के रिस्क लिए हुए। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन का रिस्क नहीं लेंगे तो वो ज़्यादा क्या रहेगा, हमारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो और क्या हम लोग देख सकते हैं, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को बनाना पड़ेगा, यानी अब ये रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें इस पे फोकस करना होगा। अपग्रेड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, हाइड्रो पावर प्लांट्स विथ क्लाइमेट रेजिलिएंट स्टैंडर्ड्स, इंश्योर ड्रेनेज सिस्टम्स कैन हैंडल सडन रन ऑफ एंड बिल्ड रोबस्ट इवैक्यूएशन एंड इमरजेंसी शेल्टर्स। आपदा रोधी अवसंरचना, जैसे मौजूदा अवसंरचना जो हमारे यहाँ है, जैसे सड़कें हैं, पुल है, जल विद्युत संयंत्र है, को जलवायु रोधी मानकों के अनुरूप उन्नत करना, सुनिश्चित करना कि जल निकासी प्रणालियां अचानक आने वाली जो इस तरह के जो समस्याएं हैं उसको संभाल सके, मजबूत निकासी और आपातकालीन आश्रयों का निर्माण हो सके। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह से अगर हम लोग बात करें ना, तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि हर घर में वहां पे क्या हो, एक चेतावनी रोधी कुछ तंत्र हमने लगा रखा हो। उसके अलावा कुछ ऐसे इमरजेंसी एग्जिट भी हम लोग तैयार रखें कि अचानक से अगर ऐसा हो तो कैसे अपने आप को प्रिवेंट किया जाए। कुछ ऐसा मॉक ड्रिल भी करवाया जाए कि इस तरह के कंडीशन में हाउ टू प्रिवेंट आवर सेल्फ, है ना, कैसे हम लोग जो है, क्योंकि देखिए जब अचानक से क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है कि तेजी से जो पानी का इस तरह से जो ढलान की ओर जब नीचे आते हैं तो मौका नहीं मिलता है। तो लेकिन फिर भी हमें उसके लिए जो है, एक तो सबसे अच्छा ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा, देखिए एक नेचुरल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक जितना ज्यादा हम एफोरेस्टेशन की तरफ बढ़ेंगे, हम जितना ज्यादा जो है वनावरण को बढ़ाएंगे, हम जितना ज्यादा जो है कोशिश करेंगे कि हम अपनी मृदा को मजबूत करें, उसको उसके पुराने जो उसकी संरचना है उसमें वैसा ही उसको लेकर के आए, तो कहीं ना कहीं से जैसे है ना, जो नेचुरल जो कंडीशन है उसको एज इट इज हम क्या करें, बने रहने दें, और उसके साथ साथ हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पेड़ों को लगाएं, लोगों को अवेयर करें, प्रिपेयर करें। तो अवेयरनेस के साथ साथ प्रिपेयरनेस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम जितना ज्यादा प्रिपेयर करेंगे, लोग उतना ही ज्यादा क्या होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे कि हाँ इस तरह का सिचुएशन आए। कई बार क्या होता है कि हमें मालूम तो है कि हाँ ये डिजास्टर हो सकता है, बट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट दैट। तो कई बार उससे भी ज्यादा हम क्या देख रहे हैं कि वो कंडीशन भी ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है। तो देखिए डैमेज को कम से कम करना है ना, इस तरह के रिस्क जोखिम को हम कम करें, डैमेज को कम करें, उसके लिए हमें ज्यादा जरूरी क्या होगी हमारे लिए, दैट एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास विजन हो, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से हम क्या करें, इसको लेकर के आगे बढ़ें कि इस तरह की भविष्य में इस तरह के जो डिजास्टर हैं वो दोबारा ना हो। तो बच्चों अभी आपने देखा जो हमने बात की यहाँ पर कि क्लाउड बर्स्ट को लेकर के कि कैसे ये अभी चर्चा में आया, न्यूज में आया,